नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति राम कुमार कोविंद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो भीमा कोरेगांव वाले मामले में लोग बंद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कैद हैं, उनको रिहा किया जाए तुरंत। उन्होंने ये भी मांग की है कि फादर स्टैन स्वामी की जो मौत हुई है, उसके लिए लोग जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये विपक्षी दलों ने ये कदम तब उठाया है जब ये खबर आई है और फादर स्टेन स्वामी की मौत की, और उसके बाद देश में और देश के बाहर भी हाहाकार मचा हुआ है, चिंता जताई गई है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे भयानक कहा है, अक्षम्य कहा है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है। तो ये तमाम तरह से एक ये घटना ऐसी थी, ये मौत ऐसी थी जिसने हम सबको झकझोर दिया है, और इस हत्या के लिए सरकार और अदालतें तो जिम्मेदार हैं ही, मगर हम सब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमने अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टेन स्वामी, आज हम सब शर्मिंदा हैं। हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि स्टेन स्वामी की सांस्थानिक हत्या ने देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। देश लगातार ऐसी हरकतें देश में चल रही हैं जिससे दुनिया भर में उसकी बदनामी हो रही है। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। ये आखिरी मौत नहीं है, आखिरी किस्सा नहीं है, आखिरी घटना नहीं है। अभी और भी लोग जेलों में बंद हैं, और बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, उन्हें बेल तक नहीं मिल रही है। तो ये तमाम चिंताएं हैं जो इस घटना से निकलकर पैदा हुई हैं और हम सबको परेशान कर रही हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अपूर्वा नंद, जो कि आप जानते ही हैं कि एक अध्यापन तो करते ही हैं, साथ में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ विकास गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और हमारे साथ कविता कृष्णन जुड़ गई हैं, जो कि CPIML की नेता भी हैं और इन तमाम मामलों में सक्रिय रहती हैं, मानवाधिकारों के मामले में बेहद सक्रिय रहती हैं। सबसे पहले अपूर्वानंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, आपको लगता है कि राष्ट्रपति जिस तरह की भूमिका में रहे हैं अभी तक, एक रबर स्टैंप वाली भूमिका में, उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है? ठीक है, एक संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आप जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है आदमी, उसके दरबार में भी गुहार लगाते हैं, ठीक है उस लिहाज से। लेकिन आपको लगता है कुछ होगा? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी भी भारत एक संसदीय गणतंत्र है, संसदीय जनतंत्र यहाँ चलता है, और जो यहाँ की संरचनात्मक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिनको माना जाता है कि वे दलों से ऊपर हैं, राजनीतिक दलों से ऊपर हैं, और वे राष्ट्र के चिंताओं को समझ सकेंगे। इसलिए उनके पास आखिर में सारे लोग गुहार लगाने जाते हैं। और यह माना जाता है राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। अगर राष्ट्रपति है तो वह राष्ट्र की अंतरात्मा का रक्षक भी है, यह मानकर चला जाता है। अब यह अलग बात है, जैसा खुद अम्बेडकर ने कहा था और बाकी लोगों ने कहा था, कि हर चीज़ तय यह होती है कि किस पद पर और किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो पद की ऊंचाई से उनकी ऊंचाई नहीं तय होती है, कई बार उनके कद से पद का कद भी तय हो जाता है। तो यह करना बहुत ज़रूरी था भारत के लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम औपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन अभी भी एक जनतंत्र हैं, गणतंत्र हैं, और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। तो ये बार बार लोगों को याद दिलाना भी जरूरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कदम और पहले उठाना चाहिए था? ये जब स्टैन स्वामी की मृत्यु हो गई। जी सॉरी जी, मैं इससे ज्यादा सहमत हूं जो आप अभी कह रहे हैं। विपक्षी दलों का अब जाकर यह खत लिखना और सक्रिय होना, इससे यह पता चलता है कि भारत में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना एक राजनीतिक विषय नहीं है। कम से कम संसदीय जनतंत्र में
जो राजनीतिक दल मत लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं, यह उनका विषय नहीं। यह मानवाधिकार कार्यकर्ता संघर्ष करें, वो जेल में जाएं, वो एक अलग चीज है, और राजनीति, संसदीय राजनीति एक अलग चीज है। और कुछ इस प्रकार का भी यह व्यवहार है कि यह दरअसल एक पूरा शासक वर्ग है, जिस शासक वर्ग के सदस्य सभी दल हैं, वो विपक्षी हों या सत्ताधारी हों, और उनको मानवाधिकारों की तरफ से हिलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। यानी उनसे भी कोशिश करके बुलवाना कि आप फादर स्टैन स्वामी पर बोलें या किसी और पर बोलें। हालांकि फिर अगर थोड़ा इंसाफ किया जाए तो ये कहना पड़ेगा कि विपक्षी दलों ने कुछ समय पहले, और वह भी मानवाधिकार संगठनों की पहलकदमी पर, फादर स्टैन स्वामी के बारे में भी बात की थी, और भीमा कोरेगांव मसले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में भी बात की थी। तो ये उन्होंने की थी। और दिल्ली हिंसा में भी जिन लोगों को साजिशन गिरफ्तार कर लिया गया है उनके पक्ष में भी उन्होंने बात की थी। तो यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने पहले बात की थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस पुरजोर तरीके से उनको उठानी चाहिए बात, और एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उठाना चाहिए, यह उन्होंने नहीं किया। जी कविता जी, हम अभी स्टैन स्वामी पर और चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि ये विषय है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, मैं करना चाहता हूं कि विपक्षी दलों में, ज्यादातर विपक्षी दलों में, चूंकि वो दल शामिल हैं जो अतीत में इस तरह के मानवाधिकार हनन में शामिल रहे। तो पूर्ववर्ती सरकारों को देखें आप, उन्होंने कभी आदिवासियों के अधिकारों की परवाह नहीं की, दलितों के अधिकारों की परवाह नहीं की, उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं किया। तो चूंकि वो खुद इस तरह की चीजों में लिप्त रहे, ये ठीक है कि पिछले 7 सालों में जो हुआ है वो उसके मुकाबले कई गुना बदतर रहा है, लेकिन वो खुद भी इस स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, इसीलिए उनकी अंतरात्मा को जागने में भी वक्त लगा। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। हाँ, जो आपने सवाल किया, दरअसल अपूर्वानंद जी की बात के बाद मैं ठीक यही चीज पे ही बात रखना चाहती थी, क्योंकि मैं सहमत हूँ अपूर्वानंद जी से कि ये राजनीतिक मसला, माने मानवाधिकार एक राजनीतिक मसले में नहीं है हमारे देश में, ना के बराबर है। मैं इस पर कह रही हूँ इस वजह से नहीं कि उन्होंने कुछ लोगों के मानवाधिकार के सवालों को नहीं उठाया है, कभी कभी उठाया है। कश्मीर में भी कुछ राजनेता जब गिरफ्तार हुए तो उठाया, कुछ एक्टिविस्ट को लेकर के भी कभी कभी उठाते रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार अगर आप सारे काले कानूनों का इतिहास देखें, टाडा, कोटा, एक समय आया, इस्तेमाल हुए, फिर हटाया गया ये कह करके कि नहीं इसका बिल्कुल माने दुरुपयोग ही इसका उपयोग है। उसके बाद पोटा, उसके बाद में यूएपीए। अभी मुझे आश्चर्य हो रहा है जब चिदम्बरम जी ट्वीट करते हैं और कपिल सिब्बल जी ट्वीट करते हैं, अरे स्वामी कितना खराब हुआ और क्या क्या हुआ, और यूएपीए कितना खराब है और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट कितना बढ़िया है। क्योंकि भाई आप ला करके उसमें पम्पिंग यूएपीए विद स्टेरॉइड्स का काम, ये तो यूपीए की सरकार में बढ़ा हुआ, उसके बाद उसने ज्यादा बढ़ा। बीजेपी सरकार, जाहिर सी बात है कि उसको और ज्यादा हद तक बढ़ाई गई। और उतना ही नहीं, मैं कहूंगी कि जितनी सरकारें रही हैं, आज भी जितनी सरकारें हैं, शायद ही कहीं इन कानूनों का उपयोग न हो रहा हो, शायद ही कहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ठीक इसी तरह से न मारा जा रहा हो। मैं उदाहरण दूं आपको कि जब सीपीएम की सरकार थी बंगाल में, वहां पर स्वपन दासगुप्ता नाम के एक पत्रिका के एडिटर, जो पत्रिका बैंड नहीं थी, ओपन पत्रिका थी, उनको माओवादी कह करके अंदर किया, और वो यूपीए के ही कानून में किया और उनकी मौत हुई इसी तरह से। मैं इसलिए कह रही हूँ कहने के लिए कि अरे सब खराब है, हमाम में सब दंगे हैं, अब छोड़ दीजिए, बेकार है। मैं सिनिसिज्म के लिए से नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो इसको ठीक करने हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे मानेंगे कि मानवाधिकार के सवाल को जनता के बीच सवाल बनाने की जरूरत है। केरला में भी अभी बहुत सारा इन्हीं कानूनों का दुरुपयोग की ढेर घटनाएं। तो मैं कहना चाहती हूँ, आखिरी मेरा इस आपके जवाब में जो पॉइंट है, मेरा सुझाव होगा,
मैं विपक्षी दलों से कहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच क्यों नहीं जाए, लोग भी जाइए, तो ये आपका अपना आधार है। जितने भी लोग आपकी बात सुनते हो उनके बीच जाकर समझाना, लोग गरीब लोगों को, हर गरीब मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए, आपको पुलिस पर भरोसा है? पुलिस क्या सही लोगों को पकड़ती है या गलत आदमी को पकड़ करके प्रताड़ना करके उसे दोषी ठहरा दे? सब आपको बताएंगे नहीं नहीं बिल्कुल पुलिस वाले पे इतनी भरोसा नहीं है, हमेशा गलत लोग को पकड़। तो उनको, उनके उस अनुभव को जोड़िए इस अनुभव से, ताकि कोई स्टैन स्वामी कौन है, क्या है, कितने दूर का ये है, दूर की कौड़ी है, ये न लगे। उनके अपने जीवन के अनुभवों में डेली इस तरह की टॉर्चर, डेली इस तरह के इनजस्टिस है, अन्याय है। न्याय व्यवस्था भाई अन्याय व्यवस्था की तरह काम करे, इसके खिलाफ लोगों को लगे कि भाई बेल हर किसी का अधिकार है। 1 रुपये में आप प्रशांत भूषण को बेल दे रहे हैं, जब आप शर्मिंदा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो 1 रुपये में बेल गरीबों को क्यों नहीं दे सकते, चाहे वो जिस कानून में गिरफ्तार हो? मामला सिर्फ यूएपीए का नहीं है। इतने सारे लोग हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, ज्यादातर मुस्लिम, तो बिल के अभाव में वो छूट नहीं पा रहे हैं जेलों से वर्षों वर्षों, छोटे छोटे से मतलब चोरी के मामले में। इनको सवाल बनाना चाहिए। जी दिनेश जी, बहुत बड़े सवाल हैं, लगातार उठ रहे हैं, लेकिन मैं स्टैन स्वामी के मामले में जो न्यायपालिका की भूमिका रही है, न्याय व्यवस्था की भूमिका रही है, उसको लेकर जो सवाल उठे, मैं उससे संबंध में आपसे बात करना चाहता हूं। आज मदन बी लोकुर ने भी एक लंबा लेख लिखा है, किलिंग हिम सॉफ्टली विद हिज सॉन्ग्स। आप देखिए कि किस तरह से एक 83 साल के बुजुर्ग को आपने रांची से उठाया, आप वहां मुंबई ले गए, जबकि कानून कहता है कि उनको उनके नजदीक ही कहीं उनसे बातचीत की जानी चाहिए। उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको रिमांड पे ले लिया गया, फिर दूसरे दिन चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई, जबकि कोई उनसे पूछताछ नहीं की गई, और जमानत लगातार उनको डिनाई करती रही। कोर्ट भी देख रही थी कि हालत उनकी खराब है, वो चल फिर नहीं रहे हैं, वो बीमार हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, डिमेंशिया है उनको, उनके हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते हैं, उनको वो सिप नहीं कर सकते, सिपर उन्होंने मांगा था, उसको देने में 1 महीने से ज्यादा लगा दिया। तो ये पूरी न्याय व्यवस्था की जो भूमिका रही है स्टैन स्वामी के मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं? मुकेश जी, मैं खाली क्यों स्टैन स्वामी की ही क्यों बात करी जाए, कविता जी ने भी एक बात कही कि हजारों की तादाद में इस देश में लोग जेलों में बंद हैं अलग अलग कारणों से। आज नहीं, जस्टिस भगवती की जजमेंट थी कि अगर आपने किसी को बेल दी है और कोई अगर श्योरिटी नहीं ला सकता तो भी आप उसको रिहा करिए। ऐसे हजारों लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, जो बेल होने के उपरांत बेल की कंडीशन ना मीट करते हुए, श्योरिटी की कंडीशन ना मीट करते हुए भी जेलों में पता देते हैं। अब मैं अगर बात आऊं आपके स्टैन स्वामी की, फादर स्टैन स्वामी की, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो प्रक्रिया हिंदुस्तान में है, वो जो प्रोसेस है, वो अपने आप में ही एक पनिशमेंट है। आप बाद में ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो या अक्विटल हो, लेकिन वो जो यात्रा है 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, और अधिकांश एजेंसी जहां पे भी स्पेशल लॉ आता है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर सीबीआई है, एनडीपीएस है, यूएपी है, ये पीएमएलए है, जहां पे भी स्पेशल लॉज आता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की ये धारणा रहती है कि किसी ना किसी तरह से अक्यूज्ड को जेल में डाला जाए, चार्जशीट फाइल की जाए और ट्रायल को इतना लंबा किया जाए कि ट्रायल के प्रोसेस में उसकी बेल के लिए, क्योंकि जितने भी स्पेशल लॉज हैं, एनडीपीएस का है, पीएमएलए में तो अब उस ट्विन कंडीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया है, यूएपीए में है, एसएफआईओ में है जो पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में 3.5 साल से, जिसकी सुनवाई होनी चाहिए, उनके तहत बेल प्रोविजन इतने सख्त हैं उनमें कि आपको आमतौर पे बेल नहीं होती। विकास जी माफ कीजिए, मैं रोक रहा हूँ। यहाँ स्टैन स्वामी का केस हम अलग से इसलिए ले रहे हैं कि वो 84 साल के थे, वो बीमार थे, वो उन्होंने अपने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर मुझे बेल नहीं मिली
तो मैं कभी भी मर सकता हूं। और ये जज महोदय देख रहे थे। क्या हमारे जजों के पास इतने अधिकार नहीं है कि जो सामने दिख रहा है उसके आधार पर कोई फैसला कर सके, या वो राजनीतिक दबाव में इस कदर हैं कि कुछ फैसला नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि ये तो पब्लिक क्लियर में ये केस चल रहा है ना। ये जो 16 लोग वहां बंद किए गए थे, इस पर पूरे दुनिया भर की निगाहें हैं। पूरी दुनिया इस पर कमेंट कर रही है। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं इनको मुक्त कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इस केस में इस तरह से हो रहा है। इसलिए ये सवाल खास तौर पर स्टेन स्वामी के संबंध में पूछा जा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद होगा कि पिंजरा तोड़ में जिस दिन डिविजनल बेंच ने बेल दी थी, कविता जी भी उस दिन आपके साथ शो पे थी, मैं भी आपके साथ था। मैंने कहा ये एक रेशंस आती हैं कि एक केस में हुआ और आप 50 केस में पाएंगे कि बेल नहीं दी गई। हम उसकी सराहना तो जरूर करेंगे, पर मैंने तब भी कहा था कि इतना कॉशन है जुडिशरी में कि मैं खुश तो जरूर हूं, लेकिन वो हर केस में क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा। जहां तक स्टैन स्वामी की बात है, मुझे लगता है कि देश को शर्मिंदगी है, और खाली शर्मिंदगी की बात आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद कोई और अक्यूज जा रहा है। जब भी ये बात हुई थी, और अभी कविता जी ने भी बात कही कि कहीं ना कहीं हमारी ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि देखिए दायित्व जरूर होता है विपक्ष का कि वो जो आज राजनीति और मानव अधिकार अलग अलग हो गए हैं, राजनीतिक दल वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष में हो। और ये बात मुकेश जी मैंने आपको लास्ट टाइम भी कही थी, जितने भी स्पेशल लॉज हुए हैं इसका दुरुपयोग सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है, तो आप किसी एक सत्तारूढ़ दल को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर कांग्रेस पहले सत्ता में थी, उन्होंने भी इसका दुरुपयोग किया, सेडिशन लॉज का भी दुरुपयोग किया, और आज भाजपा है पिछले 7 साल से, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दी जुडिशरी हैज फेल्ड एज फार एज स्टैन स्वामी इज कंसर्न्ड। और खाली स्टैन स्वामी के केस नहीं है, ऐसे और कई केस आपको मैं बता सकता हूं जिसमें मुझे लगता है कि विवेचन की आवश्यकता और ज्यादा रही थी। जी अपूर्वानंद जी, वहां पर अभी सुधा भारद्वाज हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, गौतम नौलखा हैं उनकी तबीयत नासाज है, हनी बाबू हैं उनका भी स्वास्थ्य बताया जा रहा है कि खराब है। तो क्या स्टेन स्वामी की इस मौत के बाद जुडिशरी, सरकार और हम सब की चेतना इतनी झकझोरेगी, इतना दबाव बना पाएगी कि बाकी की रिहाई हो सके, या हम किसी और दुर्घटना, हादसे का इंतजार करेंगे? ठीक है, स्टैन स्वामी, जब फादर स्टैन स्वामी के जमानत की अर्जी सामने थी अदालत के, तो एनआईए ने कहा कि ये बहाना बना रहे हैं अपनी उम्र का, और बहाना बनाकर ये मुकेश जी फायदा। जी मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी सुन पा रहा हूँ मैं। जी अपूर्वा जी आप कंटिन्यू कर। जी तो ये एनआईए ने कहा, उनको जो जमानत मना की गई, मना करते समय अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि देश का जो हित है वो ऊपर है या नहीं, यानी अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। उसने डिनाई किया, उसने मना किया अदालत ने। अदालत लगातार देख रही थी कि वो बीमार हैं, यहाँ तक कि पिछली बार जब उनकी जमानत की अर्जी आई तो स्टैन स्वामी ने सीधे अदालत को यह कहा कि या तो आप मुझे जमानत दें, मेडिकल बेल दें, और मैं वापस रांची जाऊं और अपने लोगों के बीच रहूं। मैं आपके रहम पर अस्पताल जाने को तैयार नहीं हूं हिरासत में रहते हुए। इससे बेहतर है कि मैं तालोजा जेल में रहकर मर जाऊं। और उन्होंने कहा कि तालोजा ने पिछले 8 महीने में मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि मैं मर सकता हूं। लेकिन और फादर स्टैन स्वामी इसमें बहुत दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं रहम नहीं लेना चाहता, मेरा अधिकार है जमानत, मैं रांची जाना चाहता हूं, और नहीं तो फिर मैं जेल में रह के मर जाना चाहता हूं। बहुत मुश्किल से उनको अगले दिन तैयार किया गया कि वे होली फैमिली हॉस्पिटल जाएं, उनके वकीलों ने और बाकी लोगों ने तैयार किया, वरना फादर स्टैन स्वामी इसके लिए तैयार नहीं थे। और इससे सिर्फ एक बात पता चलती है, सिर्फ स्टैन स्वामी की बात, स्टैन स्वामी सबसे बुजुर्ग थे, उनकी बात,
लेकिन सुधा भारद्वाज की जमानत की अर्जी, सुधा भारद्वाज बहुत बीमार है, लेकिन हम सिर्फ यह देखें कि हर संस्था एक तरह से जुट गई है कि नहीं, हम आपको जेल में रखेंगे। जैसे जेलर ये कह रहा है, अब ये बात जेल सुपरिंटेंडेंट की नहीं है कि वो प्रेस में जाए और वो जाकर कहे कि सुधा भारद्वाज की आदत झूठ बोलने की है, वे लगातार झूठ बोलती हैं, वे बहाना बनाती हैं, वे अपने आप को दयनीय दिखलाती हैं। आज तक जेल सुपरिंटेंडेंट बाहर निकलकर इस तरह की बात नहीं करता है। या आप सिद्दीक कप्पन का मामला देख लें। सिद्दीक कप्पन जो अपनी मां को देखने के लिए जाना चाह रहे थे, उस वक्त भारत सरकार के या भारत के जो महाधिवक्ता हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने किस तरह बहस की। उन्होंने कहा नहीं नहीं हुजूर, इनको जाने मत दीजिए, केरल में पोस्टर लगे हुए हैं और ये बहुत ही भयानक आदमी है और क्या हो जाएगा। मतलब वह अपनी बीमार मां को देखने जाने की अर्जी लगाए बैठा है और सरकार क्या कह रही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। या जब सिद्दीक कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली लाना था तो उसी तरह सॉलिसिटर जनरल ने बहस की, नहीं बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, वो 42 साल के हैं और वो ठीक हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी एक तरह से व्यवस्था में हर जगह वो पहले पुलिस हो, दूसरे उसके ऊपर का अधिकारी हो, फिर अदालत हो, फिर उच्च न्यायालय हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय हो, हर जगह जैसे सबने कमर कस ली है कि हम लोगों के खिलाफ काम करेंगे, नागरिकों के खिलाफ काम करेंगे। और यही फादर स्टैन स्वामी के साथ हुआ। और विकास गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं कि अब इसमें दो बात है और आगे हमें इस पर बात करनी पड़ेगी कि एक तो कानून है जिसकी बात विकास गुप्ता ने की, कविता ने की, और इस कानून का इस्तेमाल तकरीबन हर सरकार ने किया है। एक कानून है, लेकिन दूसरे एक विचारधारात्मक सरकार है जो प्रत्येक विचारधारात्मक विरोधी को कुचल कर रख देना चाहती और जनता को कुचल कर रख देना चाहती। जब उसके हाथ ये हथियार लग गया और उसमें उसने एक संशोधन यह किया कि अब आप व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके हाथ यह हथियार है तो उसका इस्तेमाल किस तरह होगा। और फादर स्टैन स्वामी इसके शिकार हुए हैं। जी मेधा जी, आप मुझे सुन पा रही हो तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ अभी। जी, मेरा सवाल है, मैं अपूर्वानंद जी ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्टैन स्वामी की मृत्यु को सांस्थानिक मौत कहा गया, इंस्टीट्यूशनल डेथ है ये। हमने देखा कि रोहित वेमुला की मौत हुई थी, तब भी हमने ये कहा था। फिर एक के बाद एक गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोलकर, ये सब की मौतें हुई और हम इन सब को एक उसी आधार पर देखते हैं कि ये सांस्थानिक हत्याएं हैं, मौत नहीं है, हत्याएं हैं दरअसल। तो अब ये क्या हम एक ऐसे इकोसिस्टम में रह रहे हैं, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां इस तरह की चीजें आम हो गई हैं और बहुत सहजता से जो सत्ता तंत्र है वो इसको अंजाम दे रहा है, जो विचारधारा है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति निर्मित हो गई है और इसकी एक पैटर्न आपको दिखता है, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे हत्याएं हो, जो सामान्य मौतें हैं वो भी हत्या की तरह होती है। बहुत ही भयंकर स्थिति है। जो हत्यारे हैं वो सत्तारे हैं और वो सत्ता में बैठकर इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं कि उनके ऊपर सीधे सीधे आईपीसी 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। फादर स्टैन की मृत्यु कस्टोडियल डेथ है और कस्टडी में आज जिन जिन को रखा गया है वो सब कौन है? यूएपीए के तहत, ये एनआईए के झूठे जांच के तहत अखिल गोगोई जैसे को जब रखा जाता है और आखिर में जजमेंट ये कहता है कि इन पर झूठे आरोप लगे थे। और तो और देवांगना और नताशा के केस में भी ये हाईकोर्ट दिल्ली का कहता है कि आतंकवादी और कानूनी या संवैधानिक दायरे में संघर्ष करने वाले, संघर्षशील, चुनौती देने वाले, इनके बीच में फर्क नहीं समझते। अच्छी तरह से फर्क समझते हैं ये लोग, लेकिन वो फर्क वो मानते नहीं है।
क्योंकि ये फैसिस्ट है और ये हम सब लोगों को कतार में खड़े करते हैं, क्योंकि इनको कोई चुनौती नहीं चाहिए। तो ये हत्या जनतंत्र की हत्या से शुरू होती है और ये कानून जो है, जो असंवैधानिक कानून है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा तो दिल दहला चुका है, हम लोग यहाँ कैसे जिंदा है और कैसे चुप है कि इतना भयंकर चीजें हो रही है। मैं बताऊं कि मेरी तरफ से जो केस लगवाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो दखल ली थी इस बात की कि जेल में आज कई गुना ज्यादा लोग हैं उसके कैपेसिटी से, और वहां कोरोना आ गया है, वो पहले फेज में भी था और आज भी इस कोविड की फेज में वहां हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर छोड़ा, हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी बनी। महाराष्ट्र का उदाहरण दे दूं, जस्टिस सैयद कमेटी, हमारी उनके सामने भी पिटीशन लगी, लेकिन वो कैसे निर्णय दे देंगे? उनके ही निर्णय थे, उन्होंने ही कैटेगराइजेशन किया था केसेस का और अपराधियों का, जो अंडर ट्रायल है, अपराधी भी नहीं है, लेकिन उनको सालों साल वहां बिताने पड़ते हैं। बाद में नुकसान भरपाई देने के बाद क्या फादर स्टैन की जान वापस ले आएगी? क्या नुकसान मांगे हम? तो ये आज भी पेंडिंग है हमारी केसेस। लेकिन आज ज्यादा बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये निर्णय भी आ गया, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। एक अलग कैटेगराइजेशन कर दिया कि 7 साल से ज्यादा सजा वाले अलग और 7 साल से कम सजा वाले अलग, लेकिन जिनको पहले पैरोल पर छोड़ा गया था उन्हीं को पैरोल दिया जाएगा। ये क्या बात है? मतलब इनको उनको बंदिस्त रखना है, उनको आजादी से हटाना है, और ये इसीलिए आजादी पर भी हमला है। और फादर स्टैन जो आदिवासियों के लिए लड़ने वाले निहत्थे थे, अहिंसक सत्याग्रही थे, कभी भी माओवाद भी उन्होंने माना होगा नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो कि विविध विचारधाराओं के हैं, अपूर्वानंद जी ने ये समझते हैं कि हम या ये उनके हत्यारे हैं, ये झूठे दावे लगाए गए। परमवीर सिंह जो आज सुप्रसिद्ध है, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी महाराष्ट्र में, और वही आज महाराष्ट्र के एक एक मंत्री को घेर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से जांच भी नहीं। रोना विल्सन जी के बारे में जो साबित हुआ है वही सुधा भारद्वाज और सबके बारे में साबित होना चाहिए। सुधा भारद्वाज क्या ऐसे आतंकवादी थी? कृष्णा भारद्वाज एक साहित्यकार की बेटी, और वो शहीद गुहा नियोगी जी के शिष्या, एक प्रकार से साथी, और आज तक उन्होंने आदिवासी और श्रमिकों के अलावा कुछ लड़त नहीं दी। पर दिल्ली के प्रोफेसर्स को, हनी बाबू हो या सुधा भारद्वाज हो, अंबेडकर जी के वंशज आनंद तेलतुंबड़े हो, गौतम नवलखा हो, इन सभी लोगों को अंदर डालने वाले यही है आतंकवादी। इन्होंने आतंक मचा के रखा है और इसीलिए कोई भी कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता। फादर स्टैन सैमी को 83 साल के होते हुए गिरफ्तार करना और इस प्रकार से जेल अथॉरिटीज को जो सुविधा देनी चाहिए वो भी वो नहीं दे रहे हैं। वरावरा राव को आखिर में बेल मिल गई, तब तक उनकी हालत क्या हुई? कितनी बार जे हॉस्पिटल में लेके गए। आज सुधा के साथ अगर कोई धोखा हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। आज मुझे तो लगता है हम सब साथियों ने वहां जेल के सामने जाकर बैठना चाहिए। मैंने ये कई बार सुझाया है, अगर 5 साथी तैयार होते हैं तो मैं तो तैयार हूँ। ये बहुत जरूरी है कि हम चुप बैठे नहीं और जिंदा दिल हम उनको देखे नहीं मरते मरते। तो इनको चैलेंज देना ही पड़ेगा। कैसे दे देंगे ये केवल अधिवक्ता नहीं तय कर सकते हैं। 562 किसानों ने शहादत दी है, तो ये शहादत है ऐसा मानकर हम केवल प्रशंसा भी नहीं कर सकते। हम लोगों को कहना चाहिए और ये हत्या का आरोप आगे बढ़ाना चाहिए, यही मेरा तो मानना है। क्योंकि कोई भी जजमेंट, कोई भी कोर्ट केस में अब भरोसा नहीं रहा है इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में, और हम सब लोग कतार में खड़े हैं, तो फिर और क्या बात करें। जी बहुत विचलित है मेधा जी, और स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। कविता जी, हम आंदोलन की बात करें, सत्याग्रह की बात करें, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस सरकार का जो बर्ताव रहा है वो किसी बात की चिंता नहीं कर रही है। ये 7-8 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मेधा जी और 5 लोग जाकर 10 लोग वहां जाकर बैठ जाएंगे तो भी उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी, ऐसा नहीं है। वो लोक लाज खो चुके हैं। तो आपको लगता है कि देश भर, दुनिया भर में 2-2.5 साल से भीमा कोरेगांव मामले की गूंज है, तमाम तरह के बयान जारी हुए हैं, तमाम तरह के
निंदा प्रस्ताव जारी हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करें इस सरकार से, क्योंकि ये तो पूरा राजनीतिक मामला है, ये तो विशुद्ध रूप से मान लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट एक अर्णब गोस्वामी की याचिका पर 24 घंटे के अंदर राहत दे देता है, और यहाँ 2-2.5 साल तक उसे फिक्र नहीं है कि भीमा कोरेगांव में लोग किस हालत में रह रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। जी कविता जी, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैं वही कह रही थी, पिछले जो भी सरकारें रही जिन्होंने दुरुपयोग किया कानूनों का, उपयोग किया मैंने दमन के लिए, उसमें और मौजूदा जो सरकार है मोदी अमित शाह की, उसमें फर्क यही है कि उन सरकारों को थोड़ा आप लज्ज कर सकते थे। विनायक सेन जेल में है कह करके आप उनको थोड़ा सा मतलब शर्म दिलवा सकते, छुड़ा सकते थे। इनको तो है नहीं, ये बिल्कुल बड़ा फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि इनकी जो आतंकवाद की परिभाषा है, ये सिर्फ इतना नहीं है कि किसी आंदोलनकारी को वो मैंने कभी उठा ले रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। सवाल ये है कि जो सचमुच में आतंक मचाए हुए खुलेआम, अभी 3 दिन पहले हरियाणा में पटौरी में वो चल रहा है, वहां पंचायत के नाम पर पूरा टेररिस्ट कैंप लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गंदी गंदी गालियों के साथ कि मुस्लिम्स को काटो, मुस्लिम महिलाओं का रेप करो, खुले चल रहा है। और उन लोगों को जो ऐसी बातें कह रहे हैं, मैं इन कानूनों के पक्ष में नहीं हूं, इन कानूनों का इस्तेमाल इसी के लिए नहीं चाहती, लेकिन ये कानून है और आप इन पे लगा रहे हैं, इनको राष्ट्रवादी कह रहे हैं, और आप वैसे लोगों पे लगा रहे हैं जिनके खिलाफ भी हिंसक घटना से जोड़ने वाली कोई आपके पास सबूत नहीं, किसी आतंकवादी कार्रवाई से जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है आपके पास। आपके पास क्या कि अरे इन्होंने भीमा कोरेगांव ऑर्गेनाइज किया, या स्टैन स्वामी जो है वो आदिवासी प्रिजनर्स को मैंने जो जेलों में थे उनको छुड़वाने का काम करते थे, सुधा भारद्वाज उसी तरह से बस्तर के आदिवासियों को छुड़वाने का काम करती थी। तो ये चीज जो है वो आप वैसे जो सोच की बात है उसी को आप कह दे रहे हैं कि यही बात है। मैं चाहती हूँ कि भारत की जो पब्लिक है, मैं क्यों आंदोलन की बात करूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इसके बारे ये सरकार ऐसा इसलिए भी पाती है क्योंकि इसके बारे में जो चेतना है वो हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। उस चेतना को बढ़ाने का काम मेरे ख्याल से बहुत जरूरी काम है। उस चेतना को इस बात मैंने एक कितनी घोर अन्याय है, न्याय व्यवस्था के नाम पर ये क्या घोर अन्याय चल रहा है, और ये बातें बेल जैसी चीज ये किसी के रह पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे ख्याल से विकास जी भी जो कह रहे हैं कि स्टैन स्वामी की बात बिल्कुल है, लेकिन किसी को बुजुर्ग होना पड़ेगा, किसी को पार्किंसंस होना पड़ेगा, किसी को बीमार होना पड़ेगा, व किसी को मरनासन्न होना पड़ेगा, और तब उसको बेल मिलेगा। क्या मतलब है बेल? जब आप कह रहे हैं ये क्या सिर्फ मंत्र है अपने के लिए कि बेल अधिकार है, बेल हैज टू बी नॉर्म, बेल मस्ट बी द बेल नॉट जेल मस्ट बी द नॉर्म। ये कोई एकाध जजमेंट के लिए, मतलब जिसको प्रतीक्षा बख्शी कह रहे हैं कि एकाध कैरिस्मेटिक जजमेंट के लिए, करिश्माई जजमेंट के लिए बचा के रखी है हमारे अदालतों ने, या हर किसी को मिले? मजदूर गिरफ्तार होते हैं आप भी नहीं देते, हर किसी को बेल मिले। ये चेतना बढ़े लोगों की, और इस अन्याय को चुपचाप सहने वाली जो चीज है इसको हम तोड़ें, तो कम से कम इस दिशा में, ये नहीं कि ये सरकार शर्मिंदा हो जाएगी और उसका क्या रह जाएगा, ये बात नहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ इस तरह के जन आंदोलन की जरूरत है। भाई या तो आप छोड़िए और या तो आप कुर्सी छोड़िए, उसके लिए जनता का जगना जरूरी है। और ये काम मेरे ख्याल से, इस काम को हम लोग समझते हैं, इसको करना बिल्कुल मेधा जी के साथ मैं हूँ इस मामले में बिल्कुल। जी विकास जी, आपको लगता नहीं है कि चूंकि पूरा माहौल इस तरह का बन गया है चारों तरफ, उसका असर अदालतों पर भी पड़ रहा है, जजों पर भी पड़ रहा है, इसीलिए रंजन गोगोई हमें इस तरह के दिखते हैं, इसीलिए हमको जस्टिस मिश्रा इस तरह के फैसले करते हुए दिखते हैं, और विभिन्न अदालतों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो दूसरे हिस्सों में हो रहा है वो अदालतों में भी हो रहा है, उन पर भी राजनीतिक दबाव है। तो इस दबाव में जुडिशरी कैसे काम करेगी? पहले भी दबाव था, आप फिर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि दबाव पहले नहीं था, लेकिन आज जितना दबाव है वैसा हमने तो कभी नहीं देखा। पिछले 35 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं।
मुकेश जी, आप एक चीज मानेंगे कि 1989 से लेकर के 2014 तक की जो केंद्र की सरकारें रहीं वो बहुत मजबूत सरकारें नहीं रहीं। तो जब मजबूत सेंटर में सरकार नहीं हुई, गठबंधन की जोड़-तोड़ की सरकारें रहीं बीच में, और गठबंधन की भी रही, यूपीए की भी रही और एनडीए की भी सरकार रही, तो इंस्टीट्यूशंस में काफी फ्रीडम थी। और शायद वो एक ऐसा वक्त भी था जब आप जुडिशियल ओवररीच को भी कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव वीक हुई और संस्थाएं जो थी वो ज्यादा हावी हो गई एग्जीक्यूटिव पे। तो इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2014 के बाद से आपने पाया कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हुई और कहीं ना कहीं जो एक जुडिशियल ओवररीच थी या जुडिशरी हस्तक्षेप था या जुडिशरी मजबूत थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती गई। और साथ ही साथ और भी जो संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी हमारे देश में कमजोर पड़ने लगे। ये बात शायद मुझे लगता है इस पैनल पे बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। हाँ, जुडिशरी पे दबाव रहा सरकार का भी, और फिर वही बात घूम फिर करके मुकेश जी आती है कि जब तक अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस एक ट्रांसपेरेंट चीज नहीं होगी, जैसे अभी आपने कहा कि किसी ने कहा कि पुलिस से आप जाकर के पूछिए तो सब लोग ही डरते हैं, तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो जजमेंट्स में बहुत हुई, लेकिन एक्चुअल में पुलिस रिफॉर्म हुए नहीं हुए। उसी तरह से जब तक निष्पक्ष रूप से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे से आप जजेस की नियुक्ति नहीं करेंगे और पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल दबाव नियुक्ति के साथ ही चालू हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात, अहम बात भी ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो बहुत बड़े बेनिफिट सामने दिख रहे हैं, कि एक हमारे सामने आए कि जिस वक्त चीफ जस्टिस रिटायर हुए उसके तुरंत बाद ही वो राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो अभी कोई गवर्नर बन जाए, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, कोई मंत्री बन जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारे सुधारों की, और जैसे कविता जी ने एक बड़ी सही बात कही, और ये बात मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक विपक्षी दल और जन आंदोलन के रूप में ये बातें देश की जनता तक नहीं जाएंगी, और जब तक जनता, देश की जनता इन बातों को मान करके बैलेट बॉक्सेस में नहीं डालेगी, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह से आपका शोषण करती रहेंगी, वो कभी विपक्ष के रूप में या कभी सत्तारूढ़ के दल में। क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल क्लास से अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो एग्रेसिवली आपको सिलेक्ट करके, आपको टारगेट करके आपको के पीछे पड़ जाती है। तभी ये बात है कि देश की जनता को एक तरफ और पॉलिटिकल पार्टीज, वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष के हो, उनको तमाम जनता एक तरफ खड़ी हुई दिखेगी, तभी शायद उनको ये समझ में आएगा कि आप 5 साल के लिए जो आकर के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको कमजोर कर देगी। लेकिन देश में जब तक मुझे लगता है कि ये डिस्कशन चलते रहेंगे, जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी कि स्टैन स्वामी की जान जो गई है वो एक हत्या भी है, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि एक 84 साल के लोग बुजुर्ग को यूएपीए में बंद करके जुडिशरी उसको बेल नहीं दे रही, जब आप एक नजीब की जजमेंट को लेकर के कि आप लॉन्ग ट्रायल के बेसिस पे किसी को जेल में नहीं रख सकते, तो नजीब की जजमेंट आए हुए आज काफी टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, तो आप उसके तहत आपको और लोगों को भी यूएपीए में बेल देनी चाहिए थी। लेकिन जब तक आप एक पर्टिकुलर केस के लिए तो बेल रखेंगे और गोल्डन रूल रखेंगे, बेल इज अ राइट एंड जेल इज अ एक्सेप्शन, तो वो बातें किताबों के लिए तो बड़ी अच्छी रहती हैं, एक पर्टिकुलर केस के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जब तक उसको पूरा व्यापक रूप से आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये हादसे होते रहेंगे। जी, आपसे विकास जी, आपकी बात से मैं आधा सहमत हूं। अपूर्वानंद जी, केंद्र में एक मजबूत सरकार का होना ही क्या इस पूरी आफत की जड़ में है? अगर केंद्र में मजबूत सरकार है तो उस डिपेंड करता है कि किस तरह की विचारधारा वाली है, क्योंकि अगर केंद्र में मजबूत सरकार है लेकिन अगर उतार है उसकी विचारधारा तो दूसरे तरह से व्यवहार करेगी, और अगर कोई बहुत ही निरंकुश एक फांसीवादी विचार के साथ सत्ता में है तो उसका व्यवहार दूसरा होगा। तो ये जो अभी विकास जी ने कहा वो एक रूप में तो सही हो सकता है,
लेकिन इसको इस तरह से भी जांचा जाना चाहिए क्या? मुझे ऐसा लगता है विकास जी शायद यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि मजबूत सरकार का मतलब है कि आप और मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपकी विचारधारा कौन सी है, किस तरह की विचारधारा है? यदि आप अपनी विचारधारा को पूरे देश पर थोपना चाहते हैं और आपने देश में दुश्मन घोषित कर रखे हैं और दुश्मन पहचाने जा सकते हैं, आप खुद उनको बार बार अपने मतदाताओं को कहते हैं कि उन्हें पहचानिए। किसी को कहते हैं आप कपड़ों के रंग से पहचानिए मुसलमानों को, किसी को कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये अर्बन माओवादी हैं, इस तरह से इनको पहचानिए, तो ये विकास विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं। तो आपने देश की जनता को ही बांट दिया है। जब सरकार ही देश की जनता को बांटे और सरकार ही देश की जनता के खिलाफ युद्ध कर दे, अब आप केंद्र की बात छोड़ें, कल असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि जो लोग पकड़े जाएं उन्हें शूट करना चाहिए। और पिछले दिनों ये खबर आई है कि असम में जो लोग पकड़े जा रहे हैं अलग अलग मामलों में, उनमें से कई सारे लोगों को गोली मारी गई। 12 ऐसे मामले हो चुके हैं। मुख्यमंत्री खुलेआम इसका समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि ये किया जाना चाहिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि गाय के मामले में तो मैं चार्जशीट का भी इंतजार नहीं करूं। तो इसका अर्थ यह है कि सरकार में जब ऐसे लोग आ जाएं जो अपराध को नियम की तरह लोगों को के बीच प्रचारित करने लगे, या अपराध। अब जो देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भरी सभा में उन्होंने पूछा था कि क्या इनका आतंकवादियों को ऐसे छोड़ दिया जाए, तो जनता की तरफ से जवाब आया कि उनको गोली मार दी जाए। तो जब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये सरकार बिल्कुल ही एक अलग किस्म की सरकार है। यह समझने की हम लोगों को जरूरत है। और आपने जो कानून बनाए थे, अब विकास जी ठीक ही कह रहे थे कि फिर आपको दिल्ली उच्च न्यायालय की तरह का एक फैसला चाहिए जिसमें वो यूएपीए को परिभाषित करे और उसको डिलिमिट करे और बतलाए कि इसमें फलां सेक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जमानत के समय हम क्या देख रहे हैं, है ना, और विरोध और आतंक के फर्क को स्थापित करे। या फिर अखिल गोगोई को जो बरी किया गया है उस फैसले को आप पढ़ें जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत से बतलाया कि किस प्रकार यूएपीए मतलब यूएपीए का जो पूरा दायरा है वो गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर वह ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही पहले जंजीर डाल दी सबके पांव में कि आप जमानत ही नहीं दे सकते। और फिर जैसा विकास जी ने कहा कि आपने नजीब का फैसला अभी हाल में किया, 4 महीने हुए, आपने कहा कि अगर बहुत देर लगेगी, अब सवाल यह है कि बहुत देर लगेगी, यह मसला यह नहीं है कि 2 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा, इसका पूरा अनुमान किया जा सकता है। जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भैया आपके 750 गवाह हैं, हर एक की गवाही का मतलब क्या है, 3 साल 4 साल, तब तक आप लोगों को जेल में सड़ा देंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि एक राजनीतिक निजाम है, जो राजनीतिक निजाम लगातार संदेश दे रहा है। और मैं एक कदम आगे बढ़ के यह कहना चाहूंगा कि पुलिस हो या जांच एजेंसियां हो या न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, वो विचारधारात्मक रूप से अभी जो सरकार है उसके साथ उसकी संगति है। और यह बात हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। पुलिस में यह पूर्वग्रह है, हम लोग जानते हैं। पुलिस मुसलमान विरोधी है, पुलिस गरीब विरोधी है, पुलिस आदिवासी विरोधी है, इस बात को हम जानते हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि सत्ता में एक ऐसा दल है जिससे हमारे इस विचार की संगति है, और न्यायपालिका में भी यह चीज दिखलाई पड़ रही है। अयोध्या का पूरा फैसला आखिरकार एक विचारधारात्मक फैसला था, वो एक तरह की उलटमासी थी, शीर्षासन था। तो जब आपने वह शीर्षासन कर लिया उतने बड़े मामले में,
और आपने खुद को धोखा दिया और देश को धोखा दिया, तब तो आप कहीं भी जा सकते हैं ना। जब पिछले साल सड़क पर मजदूर चल रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने फाइल बंद कर दी सॉलिसिटर जनरल के कहने पर कि कोई सड़क पर नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि वैचारिक संगति कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो इसलिए ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म की सरकार है। जी मेधा जी, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कल भी इस तरह की टिप्पणियां थी। फादर हैं चूंकि वो स्टेन स्वामी, इसलिए उनको एक खास तरह से धर्मांतरण, फिर ये कि वो चूंकि क्रिश्चियन हैं तो उसके दायरे में देखकर उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया गया। बल्कि यहाँ तक इस तरह के भी कमेंट दिखे, तो ठीक है, मर गया तो क्या हुआ, मर ही जाना चाहिए था, इस तरह के कमेंट। तो ये जो राजनीति है, इसने हमारे समाज को किस स्तर पे ला दिया है, जहां पर एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति जो इतने सालों से आदिवासियों के बीच में काम कर रहा था, सारा तन मन से सेवा कर रहा था उनकी, उसके बारे में इस तरह के कमेंट। ठीक है, अज्ञानता भी इसकी वजह है, बहुत सारे लोग स्टेन स्वामी के काम को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। वो केवल एक नाम के आधार पर तय कर देना चाहते हैं कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। मेधा जी, आपकी टिप्पणी, अनम्यूट कर लीजिए। धर्मांधता इस आज की राजनीति का आधार है और दूसरा आधार है हिंसा। धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर हिंसा को बढ़ाने वाले ये हिंसक है और ये आतंकवादी है। और इसका नतीजा दिल्ली की हिंसा में हुआ है, उसके पहले गुजरात में हुआ है, अभी उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने की मुस्लिम बस्ती को इन्होंने बस खदेड़ दिया, यहाँ खोरी गांव को खदेड़ दे रहे हैं दिल्ली के सीमा पर। ये केवल धर्म और जाति की भी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी हिंसा विकास के नाम पर भी चल रही है। और कश्मीर हो या और पत्थरगढ़ी हो, हर जगह के जल, जंगल, जमीन, खनिज, इस पूरी संपदा पर इन गीधों की नजर है। और ये संपदा उन वहां के मूल निवासी आदिवासियों के हाथ से छीनना इनका मकसद है। और इसको जो विरोध करते हैं, जो सवाल भी खड़ा करते हैं, वो सेंट्रल विस्टा पर भी सवाल खड़ा करने नहीं देना चाहते हैं। तो इनकी जो विस्टा है, इनकी जो विजन है, इनका जो नजरिया है, वही हमसे बिल्कुल अलग, यानी जन विरोधी है, प्रकृति विरोधी है। ये हीरे के खदान के लिए 382 बक्सवाहा का जंगल खत्म करना चाहते हैं। तो ये उनकी भूमिका, ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तीनों मंचों पर, मोर्चों पर जिस प्रकार की भूमिका रख रहे हैं, वो हिंसक भूमिका है। और इसीलिए हत्या तो कोरोना के नाम पर भी, ऑक्सीजन के छल पर भी हो रही है। और इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं को गलत सलत आरोप अंडर ट्रायल होते हुए भी मौत के कगार पर ये ढकेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनमें कोई राजनीति है ही नहीं। और इसीलिए आज केवल एग्जीक्यूटिव मजबूत हुए हैं, जो विकास गुप्ता जी ने बात की, वो बात नहीं है, वो तो है ही मजबूत, पर वो भी मजबूती उनकी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नजरिए से आई है। और जो भी माफियाओं के साथ जुड़ाव है, राजनेताओं का और नौकरशाहों का, इससे ये जनतंत्र के स्तंभ माने गए हैं बड़े, लेकिन उसमें तो दीमक लग गई। न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, कहां तक वो स्तंभ को पकड़कर हम अपना आदिवासियों का, श्रमिकों का जीने का अधिकार पा सकते हैं, ये सवाल है। तब हम मानेंगे कि वो एक स्तंभ है और हम उनकी तरफ देखें या उनको चिपक के बैठे, चिपको आंदोलन करें, नहीं। लेकिन ये जनतंत्र के स्तंभों का ही जो खोखलापन अभी सामने आ रहा है, और इसीलिए एक एक इंस्टीट्यूशन को ये खोखला बना रहे। और इनकी पूरी एक आर्थिक नजरिए के साथ जुड़ी हुई राजनीतिक नजरिया और वृत्ति की बात पूर्णतः जन विरोधी है, घातक है। मुझे लगता है कि फादर स्टैन स्वामी की मौत शहादत केवल मानकर हमको नहीं चलेगा, हत्या ही माननी चाहिए और इसको अब आगे ले ही जाना चाहिए। उनके साथ, फादर स्टैन स्वामी के साथ पत्थलगढ़ से लेकर झारखंड के आदिवासी तो होंगे ही, पर हम सब लोग हैं। और
उनके पूरे अपने परिवार है जो एक विचारधारा का है, पर उनका धर्म को भी न मानने वाले जैसे मुस्लिमों का भी ये किस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, इसका ये नमूना है फादर स्टैन की हत्या। और इसलिए हम लोगों को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए कि अब अंदर राज्य सरकार के भी जो अधिकार में आती है बात, जैसे महाराष्ट्र की सरकार महाविकास आघाड़ी की है, हमारे साथ लगता है हमारा संपर्क टूट गया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आपने जो कहा उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे हिंदी की दुनिया का मीडिया ये लोगों को किस तरह की सूचना दे रहा है। मैं आज हिंदी के अखबार देख रहा था और अंग्रेजी के अखबार देख रहा था, बल्कि पिछले 2-3 साल के आप हिंदी के अखबार देख लें, अंग्रेजी के अखबार देख लें, कितनी सूचना दी गई है भीमा कोरेगांव मसले पर, कितना विश्लेषण प्रकाशित किया गया है, कितने लेख प्रकाशित किए गए हैं। यह तो हमें देखना पड़ेगा। आखिर जनता अपना मत बनाती है जब उसे सूचना पर्याप्त मिले और उसके पास विश्लेषण के औजार भी। लेकिन एक प्रचार है कि जो ईसाई हैं, फादर स्टैन स्वामी जैसे या फिर ग्राहम स्टेन्स जैसे, उनका काम सिर्फ धर्मांतरण करना है। तो फादर स्टैन स्वामी हो या फिर कोई और हो, हर किसी को यह कहा जाता है कि ये तो धर्मांतरण कर रहे थे। ये भूल कर कि फादर स्टैन स्वामी ने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों के लिए लगाई। वो वहां पर, बल्कि जिसे आप प्रीस्ट कहते हैं, प्रीस्ट का भी काम वो नहीं कर रहे थे, वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता का काम कर रहे थे। और भारत के जेसुइट्स में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। तो यह बात आखिर बताएगा कौन? अगर मीडिया ही एक दुष्प्रचार किए चला जा रहा है तो लोग समझेंगे कैसे? इसलिए ये पूरी जो जनता है, खासकर हिंदी की दुनिया की जनता, यह एक दुर्बल मस्तिष्क की जनता हो गई और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हिंदी का सूचना जगत है। जी, तो जो अंधेरा हमें जुडिशरी में दिख रहा है वो मीडिया में भी है। उसी तरह का अंधेरा, उसी तरह के राजनीतिक दबाव, उसी तरह के प्रभाव, उसी तरह की उसकी जो पूरी एजेंडा है वो उसी पर चल रहा है। तो ये तो दिक्कत है ही। मीडिया तो अगर मैं 80 के दशक से देखूं तो हिंदी का मीडिया विशेषकर, हालांकि मैंने इधर कन्नड़ के मीडिया को भी देखा, गुजरात का मीडिया भी हम देखते रहे हैं, 2002 में हमने देखा है। हिंदी का मीडिया हो या गुजरात का मीडिया हो या कोई भी हो, वह प्रवक्ता है इस राजनीति का। जी। हम ये नहीं कह सकते कि वो दबाव में काम कर रहा है, वो डर के काम कर रहा है। वह सांप्रदायिकता का और बहुसंख्यकवाद का प्रवक्ता है। और यह बहुत खतरनाक बात है कि आप एक प्रचार किए चले जा रहे हैं समाचार के नाम पर और विचार के नाम पर। यह बहुत खतरनाक है। जी, बहुत सारे खतरनाक पहलू आज इस पूरी बातचीत से निकले हैं, जो पूरे सिस्टम के विभिन्न हिस्सों पर हमें वहां से संकेत दे रहे हैं कि पूरी व्यवस्था की हालत खराब है। और अगर अभी चेतावनी नहीं ली गई जो स्टेन स्वामी की मौत हुई है उससे, तो हालात और भी बदतर होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।